तेज बारिश की एक रात, एक माँ अपने बेटे के साथ भीगते हुए घर की तरफ दौड़ रही है। घर पहुंचते ही दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। ये बच्चा था चोई, एक अजीब और रहस्यमय लड़का जिसकी एक टांग नकली थी और जो हमेशा अपनी आंखों पर एक काली पट्टी बांधे रखता था। उसकी माँ बड़े प्यार से उसे समझाती थी, बेटा ये पट्टी कभी मत हटाना। पर उस रात की शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। तभी घर का दरवाजा खुला और चोई का बाप अंदर आया, नशे में धुत, गुस्से से तमतमाया हुआ। उसने बिना कुछ सोचे दोनों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। तुम दोनों घर से भागने की कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि चोई के बाप ने उसके मां को पीटना शुरू कर दिया। चोई चुपचाप ये सब देखता रहा, पर भीतर ही भीतर कुछ उबल रहा था। मां के रोने की आवाजें बढ़ती जा रही थी और फिर चोई ने अपनी पट्टी हटा दी। धीरे धीरे, बिना किसी डर के, वो अपने पिता की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें देखते ही बाप का पूरा वजूद जैसे किसी के कब्जे में आ गया। वो खुद ब खुद घर से बाहर निकला, चुपचाप, बिना कुछ बोले, और सड़क पर आ गया। चोई ने अपनी अनोखी शक्ति से अपने पिता की जान ले ली। कुछ देर बाद मां रोते हुए चोई को गले लगा रही थी, पर अचानक उसके हाथों ने बेटे का गला दबोच लिया, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती वो करने पर मजबूर कर दिया हो। चोई ने झटके से अपनी मां को भी अपने वश में कर लिया और खुद को आजाद किया। वो मां को घर से बाहर एक नदी के किनारे ले गया। जब मां को होश आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। असल में चोई की आंखों में एक दुर्लभ और खतरनाक शक्ति थी। जो भी उसकी आंखों में झांक ले वो उसके इशारे का गुलाम बन जाता था। बस एक नजर और इंसान कठपुतली बन जाता था। कई साल गुजर गए। चोई अब जवान हो चुका था, लेकिन दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ। किसी से कोई रिश्ता नहीं, किसी से कोई लगाव नहीं, न दोस्त, न जिम्मेदारी, न कोई मकसद। वो बड़ी ही आसानी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे चुराता और दुनिया के बेहतरीन होटलों में ऐश करता रहता था। उसके लिए जिंदगी एक खेल थी और लोग बस मोहरे। दूसरी तरफ इमकबान, एक सीधा साधा मेहनती लड़का जो एक कबाड़ खाने में काम करता था। उसके दो जिगरी यार थे, अली और बोबा। एक दिन अपना जन्मदिन मनाकर वापस आते वक्त एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हालत गंभीर थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन यहां कुछ अजीब हुआ। अगले ही दिन इमकबान तेजी से ठीक होने लगा, जैसे उसका शरीर खुद ही अपनी मरम्मत कर रहा हो। हॉस्पिटल में ही उसे खबर मिली कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। टूटा हुआ मन लेकर वो नई नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों की मशक्कत के बाद उसे यूटोपिया नाम की एक दुकान का पता चला। दुकान चलाते थे जुंगसिक और उनके साथ ही उनकी बेटी यंगंग। जुंगसिक ने इमकबान को बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से दुकान से पैसे रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। कैमरे लगे हैं, नजर रखी है, पर चोर पकड़ में नहीं आ रहा। इमकबान को नौकरी मिल गई। अगले दिन काम पर आते ही उसकी मुलाकात यंगंग से हुई। दोनों के बीच बातचीत हुई, हंसी हुई और जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उसी दिन अली और बोबा भी दुकान में आए। चारों मिलकर बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजा खुला। चोई आ गया था, बिना किसी आहट के, बिना किसी इशारे के, और पलक झपकते ही उसने दुकान में मौजूद सभी लोगों को अपने वश में कर लिया। अब उसकी शक्तियां बचपन से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो एक साथ दर्जनों लोगों को काबू कर सकता था। उसने जुंगसिक को तिजोरी से पैसे निकालने के लिए भेज दिया, पर तभी इमकबान को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका शरीर जकड़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य जंजीर उसे जकड़ रही हो। लेकिन उसने पूरी ताकत लगाई और उस जकड़न को तोड़ दिया। चोई की शक्तियां इमकबान पर बेअसर थी। यह देखकर चोई पहली बार हैरान रह गया। उसने आज तक ऐसा नहीं देखा था। पर चोई ने हार नहीं मानी। उसने अली और बोबा का इस्तेमाल करके इमकबान को रोका और यंगंग से उसकी पीठ में चाकू घुसवा दिया। इमकबान ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, चोई से भिड़ता रहा। आखिरकार चोई ने दुकान मालिक से ही उसे बिजली के जबरदस्त झटके लगवा दिए। इस हादसे के बाद दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। इमकबान तो बच गया, पर जुंगसिक, उनकी वहीं मौत हो गई। चोई का दिमाग उस पहेली में उलझा था। आखिर ये इमकबान उसकी शक्तियों से कैसे बचा? इमकबान और उसके दोस्त दुकान के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे थे कि तभी चोई फिर आग धमका। इस बार वो अकेला नहीं था, कई लोगों को उसने अपने वश में कर रखा था। अली और बोबा तो तुरंत भाग गए, पर इमकबान ने वो फुटेज लेकर दुकान में ही छुपना चुना। चोई ने उसका पीछा किया और लड़ाई दुकान से निकलकर सड़कों पर आ गई। इमकबान भी अब समझ चुका था कि चोई को हमला करने के लिए दूसरे लोगों की जरूरत होती है। अकेले वो कमजोर है, इसलिए उसने चोई का पीछा शुरू कर दिया। सड़क के किनारे जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, चोई ने भीड़ को वश में करके उस पर हमला करवा दिया। पर इमकबान ने मौका देखकर अपनी इलेक्ट्रिक गन से चोई पर जोरदार झटका मारा। चोई का ध्यान भटका और इमकबान ने उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया,
ताकि वह किसी को देख न सके। वो चोई को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा, पर वहां किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उल्टे पुलिस वाले उसे पागल और नशेड़ी बुलाने लगे। इमकबान के मना करने के बावजूद पुलिस वालों ने चोई के मुंह से कपड़ा हटा दिया और बस पल भर में सारे पुलिस वाले चोई के कठपुतले बन गए। चोई ने उन्हीं से इमकबान पर हमला करवाया, लेकिन इमकबान किसी तरह वहां से निकल भागा। सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर चोई पीछे था। चोई ने वहां मौजूद एक औरत को वश में करके उसके हाथ का बच्चा रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। एक तेज रफ्तार ट्रेन उस नन्ही सी जान की तरफ बढ़ रही थी। इमकबान ने एक पल भी नहीं सोचा। वो ट्रेन के सामने कूद गया और बच्चे को बचा लिया, पर इस हादसे में उसे बहुत चोट आई। चोई ने उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और होटल चला गया, पर होटल में पुलिस उसके रूम को खंगाल रहे थे। चोई ने वहां भी यही किया। सभी पुलिस वालों को वश में करके एक दूसरे पर ही गोलियां चलवा दी। इधर इमकबान चोटें खाने के बावजूद एक बार फिर तेजी से ठीक हो गया था। यही उसकी असली ताकत थी, हीलिंग पावर। उसका शरीर खुद ही अपनी मरम्मत कर लेता था और अब वो समझ चुका था कि चोई को रोकना जरूरी है, वरना हजारों बेगुनाहों की जानें जाएंगी। उसने अली और बोबा को अपने प्लान में शामिल किया। अली ने एक खास वैन तैयार की। उसमें एक फ्लेयर गन लगाई, जिससे चोई को कुछ वक्त के लिए अंधा किया जा सकता था। इधर पुलिस का ध्यान भी धीरे धीरे चोई की तरफ जा रहा था। जांच टीम चोई की मां के घर पहुंची, पर चोई वहां पहले से मौजूद था। उसने सभी को खत्म कर दिया। फिर वो अपनी मां की तरफ बढ़ा, पर कुछ हुआ उस पल। शायद मां की याद, शायद पुराना दर्द। चोई रुक गया। उसने मां को नहीं मारा। बैंक से चुराए पैसों में से कुछ हिस्सा मां के लिए वहीं छोड़ा और चला गया। एक पल के लिए उस लोहे के दिल में कुछ पिघला था। तीनों दोस्त वैन में बैठकर पूरे शहर में चोई को ढूंढ रहे थे। रात लंबी थी। थके हारे इमकबान की आंख लग गई। जब खुली तो देखा कि बोबा चोई के वश में आकर उस पर ही हमला कर रहा था। वो समझ गया चोई कहीं आसपास है और उन्हें देख रहा है। वो वैन से उतरा और चोई को ढूंढने लगा। थोड़ी देर में उसे चोई की एक झलक दिखी। वो एक इमारत में घुस गया था। इमकबान भी पीछे पीछे गया। अंदर पहले से ही कई लोग चोई के वश में थे। चोई ने उन्हीं लोगों के जरिए इमकबान से बात करना शुरू किया। उसने कहा, इन सब मौतों का जिम्मेदार तू है। मैं तो बस चोरी करके चला जाता था, कोई मरता नहीं था। तूने दखल दिया, इसीलिए ये सब हुआ। और फिर एक एक करके उसने सभी लोगों को इमारत से नीचे गिराना शुरू कर दिया, बेरहमी से, बिना किसी झिझक के। इमकबान चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। इमारत से बाहर निकलते ही अली और बोबा ने फ्लेयर गन से चोई पर हमला किया, पर चोई ने उन्हें भी अपने वश में कर लिया। प्लान फेल हो गया। इमकबान अपने दोस्तों को ढूंढता रहा, पर वे कहीं नहीं थे। निराश होकर वो दुकान पर लौट आया और वहां जो मंजर था वो रूह कांपा देने वाला था। अली और बोबा रस्सी के फंदों से लटके हुए थे। इमकबान उन्हें बचाने के लिए भागा, पर चोई ने उसे बेहोश कर दिया। जब आंख खुली तो वो भी फंदे से बंधा हुआ था। चोई उन तीनों को मरने के लिए छोड़कर चला गया, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। इमकबान की नजर ऊपर पड़े एक चाकू पर पड़ी। उसने अपनी रस्सी काट ली, पर अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया। अली और बोबा दोनों की जान चली गई। दुकान से बाहर निकलते ही चोई की नजर यंग गंग पर पड़ी और उसने उसे भी अपने वश में कर लिया। इमकबान ने यह देख लिया था। वो जानता था चोई यंग गंग को जान से मारने वाला है। वो पूरी रफ्तार से उनके पीछे भागा। चोई ने उसे रोकने के लिए सड़क पर मौजूद सभी ड्राइवर्स को वश में करके एक बड़ा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की, पर उसी वक्त अली और बोबा की आत्माएं इमकबान को दिखाई दी। उन्होंने उसे वैन में एक खास बटन दबाने को कहा। बटन दबाते ही वैन बिजली की रफ्तार से उस जगह से निकल गई। एक्सीडेंट से ठीक पहले चोई एक ऊंची इमारत की छत पर यंग गंग को ले गया था। इमकबान भी छत पर पहुंचा। चोई उसे दिखा तो उसने हमला शुरू कर दिया, पर कोने में यंग गंग खड़ी थी, चोई के वश में। मौका देखकर चोई ने इमकबान पर गोली दाग दी और बेरहमी से मारने लगा, पर ऐन उसी वक्त इमकबान ने चोई के परिवार के बारे में कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसे शब्द जो सीधे उसके जख्मों पर लगे। चोई का ध्यान भटक गया और उसी एक पल में इमकबान ने चोई को जकड़ लिया और दोनों छत से नीचे कूद गए। इमकबान अपनी हीलिंग पावर की वजह से बच गया, पर चोई नहीं बचा। कुछ साल बाद इमकबान व्हीलचेयर पर रेलवे स्टेशन से जा रहा था। वहां उसकी मुलाकात यंग गंग से हुई, जो अब एक एयर होस्टेस बन चुकी थी। दोनों की आंखें मिली और उनमें एक अनकही मुस्कान थी। तभी भीड़ में हलचल मची। एक छोटा बच्चा रेलवे ट्रैक पर गिर गया था। ट्रेन तेज रफ्तार से आ रही थी। कोई नहीं हिला, कोई नहीं बढ़ा। सब देखते रहे। ट्रेन गुजर गई। लोगों ने आंखें बंद कर ली और जब ट्रेन गुजरी तो इमकबान उस बच्चे को गोद में लिए खड़ा था, जिंदा, मुस्कुराता हुआ।